यक्षगान नृत्य कर्नाटक के तटीय जिला और कासरगोड जिला में प्रसिद्ध है। कासरगोड जिला में प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है। क्या आता है? तो यह आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकार का संरक्षण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मूल अधिकार कहेगा कि मूल अधिकार पहले कितना था? 7 था, अभी कितना है? 6 गो है। तो 6 गो मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। पहला है समानता का अधिकार। पहला क्या है? पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, फंडामेंटल राइट, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट कहते हैं, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। फिर तीसरा है हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी। पांचवा है शिक्षा संबंधी अधिकार। और आठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार टोटल 6 मूल फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। आपको ये बात याद रखना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पहले 7 था, एगो कौन हटा दिया गया? याद रखना, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है। इसको अब विधि का अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? अच्छा, एल्युमिनियम का अयस्क फटाफट आप लोग याद कीजिए कि एल्युमिनियम का अयस्क मैंने कितना बार आपको बता चुका हूँ। तो एल्युमिनियम का क्या सब होता है? तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट, एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन होता है? बॉक्साइट, कोरंडम, बॉक्साइट, कोरंडम, ये किसका अयस्क है? और क्रायोलाइट, एक और ये बताना है, क्रायोलाइट, ये किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? बॉक्साइट दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, हीमेटाइट किसका है? यह लोहा का अयस्क है, यह लोहा का है। मैग्नेटाइट यह भी लोहा का है। सिडेराइट यह भी लोहा का अयस्क है। ये तीनों लोहा का अयस्क है। एक तो बॉक्साइट क्या है? जो एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एल्युमिनियम को जंग लगने से बचाने के लिए किस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं एनोडीकरण। क्या करते हैं? एनोडीकरण। एनोडीकरण का संबंध पूछे किसको है? ए से एल्युमिनियम, ए से एनोडीकरण, एल्युमिनियम को जंग लगने से बचाने के लिए। अच्छा, लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग गैल्वेनीकरण। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, जिन संसाधन का प्रयोग बार बार निरंतर किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? जो संसाधन का प्रयोग बार बार निरंतर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। मतलब ऐसा संसाधन जिसको एक बार यूज किए फिर उसका यूज कर सकते हैं, और उसको हम लोग कहेंगे नवीकरणीय। एक बार यूज किए दोबारा उसको यूज नहीं कर पाएंगे। एक बार यूज कर लिए हैं और फिर से उसको यूज कर लिए, एक बार यूज किए और दोबारा उसका यूज नहीं कर पाएंगे तो उसको हम रखेंगे अनवीकरणीय। क्या लगा देंगे? अनवीकरणीय। अगर दोबारा यूज कर लिए तो उसको कहेंगे नवीकरणीय। तो यहाँ हम लोग फटाफट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जिन संसाधन का प्रयोग बार बार हो रहा है तो नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, नवीकरणीय। अच्छा, नवीकरणीय संसाधन कौन कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा। फटाफट बताओ बच्चों, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो आप कहोगे कि सूर्य आज भी ऊर्जा देती है, कल क्या सूर्य नहीं उगेगा? कल भी उगेगा, कल भी ऊर्जा देगी। तो सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन है। और पवन ऊर्जा ये भी क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अच्छा, वही पूछ लेता, कोयला कौन सा संसाधन है? क्या आप लोग बताओ, कोयला को जला दोगे फिर कोयला बन जाएगा क्या? राख हो जाएगा, फिर से वो उस अवस्था में नहीं आ पाएगा। एक बार यूज कर लिए तो दोबारा उसका यूज नहीं हो पाएगा। इसलिए कोयला क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। पेट्रोल को एक बार यूज करेंगे, क्या दोबारा फिर से पेट्रोल बनेगा? नहीं बनेगा। तो ऐसे संसाधन जिसका एक बार यूज कर लिए दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे उसको अनवीकरणीय में रख देंगे। जिसका यूज हम लोग कर लेंगे फिर से प्राप्त
समाप्त कर लेंगे उसको हम लोग क्या कह देंगे, नवीकरणीय कह देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मानचित्र बनाने, हाँ, विश्व का अगर पूछ ले कि विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम कौन बनाया था, विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम कौन बनाया था, तो विश्व का मानचित्र दोस्तों बनाया था एनेग्जीमेंडर। कौन बनाया था? एनेग्जीमेंडर बनाया था, एनेग्जीमेंडर। इन्होंने सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाया था। अच्छा, जियोग्राफी, यह जो है भूगोल का अध्ययन है। क्या है? भूगोल का अध्ययन है जियोग्राफी। और कार्टोग्राफी, आपको क्या याद रखना है, कार्टोग्राफी जो है ये मानचित्र का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्टोग्राफी। तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग, कार्टोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय स्थित होगा कहाँ होगा, वियना में। कहाँ होगा? वियना में होगा, जेनेवा में होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, वियना में, ओह सॉरी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा, तो माफ करना, वियना में। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और यही ऑस्ट्रिया का कौन था, मेटरनिक था। आपको याद होगा मेटरनिक युग 1848 का पतन, आपको पता होगा जब फ्रांस जीतता है तो संपूर्ण विश्व को सर्दी जुकाम हो जाता है। कथन किसका है, मेटरनिक का है। तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है। तो प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और मैं जेनेवा में कुछ मुख्यालय बताता हूँ, आप लोग इसको घोट लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार पूछा जाता है और हर बार आप लोग देख करके छोड़ देते हो, इसलिए इस बार आप लोग घोट जाओ इसको। तो चलिए हम लोग बताते हैं जेनेवा में किसका किसका मुख्यालय है। तो जेनेवा में WHO का मुख्यालय हो जाएगा। किसका हो जाएगा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। फिर अगर पूछे WTO, क्या बताना है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसका भी मुख्यालय कहाँ होगा, जेनेवा में होगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको कहते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो आपको क्या बताना है, जेनेवा में है। अच्छा, वाशिंगटन डीसी में देख लीजिए, IMF, वाशिंगटन डीसी में दो चीज़ का मुख्यालय याद रखना, IMF, इंटरनेशनल मनी फंडिंग, और बताओ और किसका है, विश्व बैंक का हो जाएगा, WB का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक का हो जाएगा, विश्व बैंक का, दोनों का कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। ये सब मुख्यालय कई बार आपसे पूछा जाता है। चलिए, और जेनेवा में एक और हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर किया गया है। यह सबसे ऊंचा बांध है, याद रखना, सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, कौन है, टिहरी बांध है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं हर रोज आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आता रहता हूँ और काफ़ी शानदार प्रश्न आपका एग्जाम क्वालिफाई में ये सारे प्रश्न आपका काफ़ी हेल्प साबित करेगा। तो चलिए हम लोग अगर आपको PDF चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ITIHASKI दुनिया 99 लिख करके PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों अगर पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों इस बार आपका एग्जाम को फोड़ के रख देना है। आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न मैं हर रोज़ लेकर के आते रहता हूं प्रीवियस ईयर का, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने में है, भारत के किस राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तो और भी कुछ है,
तो बिहार में और कौन कौन सा हिस्सा है? अगर आपको पूछे गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपको क्या बताना है? बिहार में है। और ये पूछेगा कहाँ है? तो गया में है। कहाँ है? गया में है। फिर पूछेगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में। कहाँ? बिहार के पश्चिम चंपारण में ये है, पश्चिम चंपारण में ये है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये सब क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में है, आपको याद रखना है। और ये कहाँ, वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कपास की पैदावार में अच्छी होती है, कपास की पैदावार में क्या अच्छी होती है? क्या जलोढ़ मिट्टी अच्छी होती है? बिल्कुल गलत। रेतीली मिट्टी अच्छी होती है? बिल्कुल गलत। दोमट मिट्टी? बिल्कुल गलत। तो कपास की पैदावार में सबसे अधिक उपयोगी काली मिट्टी होती है। अच्छा, काली मिट्टी से में कौन सा फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हमको तो पता चल गया कपास का होता है। और कपास से दोस्तों क्या बनता है? कपास से याद रखना, कपास से बनता है सूती वस्त्र। क्या बनता है? सूती वस्त्र बनता है। आपको ये बात याद रख लेना है, कपास से सूती वस्त्र बनता है। और सर्वाधिक सूती वस्त्र पूछेगा कहाँ बनता है? तो मुंबई में। कहाँ बनता है? मुंबई में। इसलिए दोस्तों मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी। क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी कहेगा किसको कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। अच्छा, कपास, काली मिट्टी, और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या सब है? इसको हम लोग रेंगुर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगुर मृदा, या इसी को हम लोग कहते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा। क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा भी हम लोग इसको कहते हैं। और विदेश में इसको चरनोजम के नाम से जाना जाता है, खास करके रूस में। तो इसके कई सारे नाम हैं। अच्छा, ये जो दोमट मिट्टी दिख रहा है, एक प्रकार का यह जो होता है जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी का यह प्रकार है। और ये दोमट मिट्टी फसल के लिए ठीक ठाक मिट्टी होता है। सबसे अधिक कहेगा फसल का उत्पादन किस मिट्टी में होता है? तो जलोढ़ मिट्टी में। याद रखना कि सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन होता है किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस को हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा और भूख से संबंधित मुद्दे के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुरकोटदा किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, सुरकोटदा पूछ रहा है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुरकोटदा ये जो स्थल है, स्थल यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। कहाँ का स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यहाँ से हमको मिला था घोड़े की हड्डी। क्या मिला था? घोड़े की हड्डी। तो घोड़े की हड्डी के अवशेष मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति, और भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। हड़प्पा से हमको क्या सब मिला था? हड़प्पा से पूछ लेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से हमको क्या मिला था? तो R37 कब्रिस्तान। क्या याद रखना है? R37 कब्रिस्तान भी हमको कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। और याद रखना, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, यानी गर्भ से निकलता हुआ पौधा, गर्भ से निकलता हुआ पौधा। और यहाँ से क्या मिला था? स्वास्तिक का चिन्ह। अरे इस टाइप का जो चिन्ह बना होता है, ऐसे 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 जो रहता है, दीपावली में आपने देखा होगा इस टाइप का। तो हमको, हाँ, ये स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला था? ये यहीं से मिला था। आपको ये बात याद रखना है। और शंख का बना बैल, गेहूँ, जौ, ये सब कहाँ मिला था? यहीं से मिला था। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? यानी सुबह का तारा हम लोग किसको कहते हैं? तो सुबह का तारा हम लोग क्या किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, शुक्र ग्रह का कई नाम है। इसको सुबह का तारा या भोर का तारा, या शुक्र ग्रह को हम लोग प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर वाला। अब वो न कहते हैं चमकीला ग्रह कहते हैं, ये सब आपको पता होगा, इसलिए मैं काफ़ी डीपली क्वेश्चन को बता रहा हूँ। प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं।
और शुक्र ग्रह पर दोस्तों याद रखना एक पठार है निक्स ओलंपिया। क्या याद रखना है आपको? शुक्र ग्रह पर एक पठार है निक्स ओलंपिया का पठार, ये सबसे बड़ा पठार है, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, शनि ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? शनि ग्रह को हम लोग आग का छल्ला वाला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आग का छल्ला वाला ग्रह पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो शनि ग्रह को कहते हैं। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा या सबसे भारी ग्रह है। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। किसको? मंगल ग्रह को। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि संबंधित है? तो इलेक्शन कमीशन से अनुच्छेद 324 संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा कि प्रथम निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था, तो आपको बताना है सुकुमार सेन। क्या बताना है? सुकुमार सेन प्रथम निर्वाचन आयोग थे। और निर्वाचन आयोग का स्थापना कहेगा कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था इसका स्थापना? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अच्छा, इसलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है, तो आपको क्या बताना है? 25 जनवरी मनाते हैं। और निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कहेगा कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट यानी कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूं दोस्तों। आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आप डिस्कशन को सुनिए, कोई सा भी एग्जाम का आप फोड़ के रख दीजिएगा। चलिए, और भी मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ कि निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 से 329 का सब क्लोज ए तक है, और आर्टिकल 326 वोट देने का अधिकार बताता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 की क्रांति का चिन्ह का निश्चित किया गया था। तो 1857 की क्रांति का क्या चिन्ह था, तो 1857 का क्रांति जो हुआ था 10 मई 1857 को। एग्जैक्ट डेट अगर पूछा जाए तो 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति हुआ। पूछे कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ छावनी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ छावनी से 1857 की क्रांति शुरू हुआ था। और इसका प्रतीक चिन्ह था कमल और चपाती। क्या था? कमल और चपाती। ऑप्शन नंबर ए। कोई बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, और 1857 के क्रांति का शुरुआत कौन किया था, तो आपको एक व्यक्ति की याद रखना है, मंगल पांडे। कौन याद रखना है? मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से कर दिया था? बैरकपुर छावनी से कर दिया था। और इनको फांसी, इसको कहेगा फांसी कब मिला था, तो 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दिया गया था? फांसी दिया गया था। अच्छा, मंगल पांडे के एक नारा याद रखना बच्चों, बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नारा एक है, मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को कहेगा, यह नारा किसका है, तो आपको क्या बताना है? मंगल पांडे है। अच्छा, मंगल पांडे, एक प्रश्न और भी याद रख लेना कि मंगल पांडे जो है इसको भगत सिंह से पहले फांसी दिया गया था। दिमाग में रख लेना, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में, देखो ये 1857 में ही इनको फांसी दे दिया गया था। एक क्वेश्चन मैं देखा था कि इनमें सजाने के लिए दिया गया था, किसको कब फांसी दिया गया था, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग नाट्य शास्त्र के जनक तो कहवे करते हैं, साथ साथ इसको हम लोग भरत मुनि को रस सिद्धांत का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रस सिद्धांत का जनक। रस सिद्धांत का जनक। हिंदी में टोटल पूछेगा, हिंदी व्याकरण में टोटल रस कितना होता है? रस, आप चूंकि आप डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं, तो डीएलएड के एग्जाम के लिए दोस्तों रस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो रस याद रखना कि टोटल रस तो वैसे 9 होता है, लेकिन 8 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। लेकिन जब कहीं कहीं पर 9 भी होता है। 9 कब होता है? जब इसी में जब हम शांत रस को जोड़ लेते हैं, तब रस कितना प्रकार का होता है? 9 प्रकार का हो जाता है।
तब हाँ, तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, नाट्य शास्त्र को हम लोग पंचम वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम वेद कहते हैं। पंचम वेद पूछेगा किसको कहते हैं, तो आपको क्या बताना है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं? पंचम वेद भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो कर्नाटक से कौन सा नृत्य है जो संबंधित है? तो यक्षगान। हाँ, यक्षगान यह जो है कर्नाटक से संबंधित है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है। यक्षगान क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? कर्नाटक का। प्रसिद्ध नृत्य है कर्नाटक का। और इसके बारे में याद रखना है, यह प्रसिद्ध नृत्य है। यह जो नृत्य है कर्नाटक के तटीय जिला, और यक्षगान नृत्य कर्नाटक के तटीय जिला